सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल शर्मा एंड आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की जो है मैं क्लास वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले 2 लेक्चर मैंने यहाँ पे लिए हैं इस चैनल पे, जिसमें मैंने आप लोगों को एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था और सेकंड वाले में हम बहुत मॉडर्न डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूले थे वो वहाँ तक हमने ड्राइव कर दिया था। इसके बाद अब हम आज थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले आप लोगों को जो मैंने कल फॉर्मूले लिखवाए थे, आई होप आप लोगों को याद होंगे। अगर नहीं है तो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था, ठीक है, ये पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके जरूर चेक कर लो। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था हमारा, वो कुछ ये आया था, En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/N²। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला था। और जो रेडियस का फॉर्मूला था वो था हमारा A0 और आपका N²/Z। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो अगर अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ये 1 होगी। सिंपल सी चीज़ है, जेड 1 होता है। हाइड्रोजन एटम सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है। तो अगर मैं रेडियस देखता हूँ हाइड्रोजन एटम की, अब किस तरीके से वैरी कर रही है, तो जैसे ही आप यहाँ पे जेड बराबर 1 रखोगे और एन की वैल्यू 1 रखोगे, पहले यहाँ एन क्या होगा आपका हर जगह 1 2 3 इसलिए चलता रहेगा आपका। तो एन की वैल्यू और जेड की वैल्यू जो 1 थी वो ये आपका A0 हो जाएगा। जैसे ही एन की वैल्यू आपकी 2 होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4A0। ठीक है, जैसे ही एन की वैल्यू यहाँ पे हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो ये आपका 9A0 हो जाएगा, फिर आपका 16A0 हो जाएगा, फिर ये चलता रहेगा। तो आप क्या चेक कर लो कि जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की या किसी भी एटम की रेडियस जो है वो किस तरीके से वैरी कर रही है, उसके स्क्वायर के टर्म में वैरी कर रही है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो पहली रेडियस है, फर्स्ट रेडियस ये है, तो सेकंड रेडियस कुछ नहीं होगी, थर्ड रेडियस कुछ और बड़ी होगी, फोर्थ रेडियस उससे भी ज़्यादा बड़ी होगी, स्क्वायर के टर्म में चेंज नहीं होगी। तो ये यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, फिर से एक हमने एटम लिया जिसमें यहाँ पर हमने इसकी कुछ ऑर्बिट दिखाई है, 3 ऑर्बिट दिखाई है। अब क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है, ये n = 1 को शो कर रही होती है ऑर्बिट, या n = 2 को शो कर रही होती है, और ये n = 3 और भी होती है, बट अभी हम 3 से काम चलाते हैं। मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो n = 1 ऑर्बिट में घूम रहा है, गोल गोल राउंड चक्कर लगा रहा है n = 1 ऑर्बिट में। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर से, आपको पता है क्या देंगे, EM रेडिएशन देंगे, कोई सा EM रेडिएशन दिया। ठीक है, तो ये EM रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और इससे ये हायर क्वांटम स्टेट में कौन या हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जा सकता है, ये हो सकता है यहाँ चला जाए। ठीक है, नाउ योर इलेक्ट्रॉन इज इन n = 2 ऑर्बिट और n = 3 ऑर्बिट। ठीक है, बाय द एक्सपोजर ऑफ दिस EM रेडिएशन। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर टाइम t, or you can say after time 10⁻⁸ सेकेंड, when this electron lose its energy। ठीक है, जब ये अपने उसी एनर्जी को लूज कर रहा होगा, देन रिटर्न बैक करेगा। ठीक है, अब ये रिटर्न बैक कर रहा है अपनी उसी लोअर स्टेट में जहाँ से ये पहले, जहाँ से ऊपर गया। जब ये नीचे आ रहा होगा, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से ये नीचे आ रहा है, देन ये क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। अब ये जो रेडिएशन निकल रही है, यही मैंने आपसे कहा था कि एमिशन रेडिएशन वगैरह होगी। ठीक है, तो असल में क्या हो रहा है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी एनर्जी E1 है और यहाँ पे एनर्जी E2 है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो चेंज आएगा, इसकी चेंज होगा, इसकी क्या कहते हैं, एनर्जी में वो E2 - E1 करके हम शो करेंगे, E2 - E1। तो अगर इसको मैं एनर्जी लेवल डायग्राम में शो करूँ तो ये n = मैंने क्या दिखाया, n = 1 दिखा दिया। ऐसे अब n = 2 आएगा, फिर n = 3 आएगा, n = 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा,
7 आएगा और ये चलता रहेगा मतलब क्रम, ठीक है, पास पास होने जाते हैं। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम इसका मैंने यहाँ शो कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कुछ रेडिएशन क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है। इमेजिन करो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 पे आ रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे शो करेंगे। हो सकता है वो n=3 से n=1 पे आ रहा तो कुछ ऐसे शो करेंगे, हो सकता है वो 4 से इस पे आ रहा। अब जरूरी नहीं है कि वो यहाँ से यहीं आए, हो सकता है वो 2 पे भी आ रहा हो। तो ये इस टाइप से यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कुछ रेडिएशन हमें जो मिलते रहेंगे, ठीक है, ये जो रेडिएशन, इन रेडिएशन को जो हाइड्रोजन एटम पे हमें मिल रहे हैं, स्पेक्ट्रा जो मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज मिल रही है हमें, जो अलग अलग लेवल पे मिल रही है, अलग अलग ऑर्बिट से आती हुई दिख रही है, इनके भी कुछ अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ, बट अभी यहाँ पे फोकस करूँ। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला होता है एनर्जी का, ये इसको E1 भी हम लोग बोल देते हैं। अगर फर्स्ट स्टेट की बात करूँ मैं तो n=1, हाइड्रोजन एटम के Z=1, तो ये पूरा E1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E1/n², ठीक है, n2² बोल दिया इसको, ऊपर E1 ही रहेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, E1 है और नीचे अपना n² चल रहा है और Z² है, ये चीज़। अब हाइड्रोजन एटम के लिए Z तो 1 है, तो इसको टर्म को खत्म कर सकते हैं हम लोग। और किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, n2, कोई भी n2 के लिए बात कर रहे हैं तो वो मैंने लिख दिया, माइनस ये E1 तो है ही, अपॉन में n1² चल रहा है। जैसे दोनों में से E1 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1/n2² माइनस 1/n1², ठीक है। तो ये असल में आप लोगों का 2 से फर्स्ट वाले की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखो 2 से फर्स्ट वाले की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को पुट भी कर सकते हो, बट आपको पता है कि जो डेल्टा E होता है वो असल में hc/λ होता है, ठीक है, hc/λ होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ से hc नीचे चला जाएगा तो 1/λ E1/hc मिलेगा, और माइनस कॉमन लेके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/n1 माइनस 1/n2², माइनस को बाहर की तरफ कॉमन निकालिए आपने, n1 माइनस n2 कर दिया। तो ये जो टर्म होता है ये आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है, क्योंकि E1 कांस्टेंट है देखो, और hc और c की वैल्यू कांस्टेंट है। तो 1/λ आपको जो मिलेगा, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, 1/λ और 1/n1² माइनस 1/n2² मिलेगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो हाइड्रोजन एटम की। अब ये सीरीज भी अलग अलग होती है। फर्स्ट जो आता है आपको आता है लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, देखो जब आपकी जो n1 वैल्यू है, ठीक है, n1 वैल्यू जो है आपकी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी, बट n2 जो है वो आपका 2, 3, 4 ऐसे ऐसे सोन चलता है। यानी कि कोई भी आपका एटम है, सॉरी या इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो n2 मतलब 2 से 3 से 4 से 5 से हमेशा n1 पे आ रहा है नॉट के, तो वो लाइमन सीरीज होती है, ठीक है। अब इसमें भी जो फर्स्ट वाली होगी वो होगी अल्फा, मतलब इसको हम लोग लाइमन सीरीज में अल्फा नाम देते हैं, 2 से 1 के लिए। ऐसी सेकंड वाली होगी एल बीटा, थर्ड वाली होगी एल गामा, ठीक है। दिस इज एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। तो आप इससे वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड होती है आपकी बाउर सीरीज। बाउर सीरीज में क्या होगा, बाउर सीरीज में आपकी जो n1 की वैल्यू होगी वो 2 होगी और n2 की वैल्यू आपकी 3, 4, 5 ऐसे चलती रहेगी। मतलब क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट से सेकंड नंबर के ऑर्बिट में आ रहा होगा, सेकंड वैल्यू। तो इसमें भी आपका H अल्फा, H बीटा और H गामा ये शो करते हैं, ठीक है। H अल्फा आपका जो 3 से 2 की ओर आ रहा है, H बीटा आपका 4 से 2 की ओर आ रहा है, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये बाउर सीरीज होगी, ठीक है। थर्ड आप लोगों का आता है लाइमन बाउर, उसके बाद आता है आपका ब्रैकेट, ठीक है। लाइमन बाउर से फिर पार्शियल, फिर ब्रैकेट। अभी आपका पार्शियल भी होगा, पार्शियल सीरीज थर्ड होती है आपकी,
इसमें N1 की वैल्यू फिर भैया चेंज कर दो, बस सिंपल है। N2 वैल्यू 4 5 6 so on चलती है। लाइमन हो गया, पावर हो गया, पार्शियल हो गया, फिर उसके बाद आता है ब्रैकेट और लास्ट में आपका फुल आएगा, ठीक है, दिस इज ब्रैकेट और आप लोगों का लास्ट में आएगा फुल सीरीज। तो इनमें N1 की वैल्यू इसमें भी 4 और N2 की वैल्यू 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में आपका फुल सीरीज। तो स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया किस तरीके से हम लोग ये सब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा, और किस तरीके से हमें सीरीज मिलेंगी, ऐसे ये सीरीज मिलती रहेंगी, आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। अब लाइमन सीरीज, बामर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है, और फिर ये किस उसमें पड़ती है रीजन में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो लाइमन सीरीज है ये आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट यूवी रीजन लिख दिया मैंने। बामर सीरीज आपकी विजिबल रीजन में पड़ रही होती है, ठीक है। पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज ये सब आईआर स्पेक्ट यानी कि इंफ्रारेड आईआर, ये सब आईआर में कितनी है इंफ्रारेड रीजन में सब होती है, ठीक है। तो ये आपको यही पता होना चाहिए कि सीरीज असल में कहाँ देख सकते हैं ना, ये सीरीज जो भी है। तो अल्ट्रावायलेट में आपकी लाइमन सीरीज और बामर सीरीज विजिबल में, बाकी सब आईआर स्पेक्ट्रा, ठीक है, स्पेक्ट्रा नहीं आईआर में जो आप लोगों का होता है। तो इसमें यहाँ पे हमें पता चल गया कि किस तरीके से हम ये सीरीज को क्या कहते हैं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, क्वेश्चन क्या पूछूं कि लाइमन सीरीज की सबसे छोटी यानी कि सबसे क्या कहते हैं मिनिमम और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, सो फॉर आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो, इसके लिए तो अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आप लोगों को ये फॉर्मूला मिल चुका है, आप इसमें N1 और N2 की वैल्यू लगाते रहोगे, आपको अल्फा, एल बीटा और एच अल्फा, एच बीटा इन सब की वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। तो N फॉर मैक्सिमम की जगह मैं बात करूँ, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा बोल दिया, तो N1 इज ऑलवेज, जिसकी भी आप बात कर रहे हो, जैसे अगर मैं लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ तो N1 जो है आपको 1 रहेगा, अगर मैं बामर की बात करूँ तो N1 आपका 2 रहेगा, अगर मैं बात करूँ पार्शियल की 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, इस तरीके से ही N1 रहेगा। बट मैक्सिमम के लिए जो N2 की वैल्यू होगी वो इनकी जस्ट एक नेक्स्ट जो आएगी, यानी कि अगर मैं लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 रख दूंगा, बामर सीरीज के लिए 3 रख दूंगा, ऐसी एक नेक्स्ट वाली। बट अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ तो मिनिमम के लिए N2 हमेशा ऑलवेज इन्फिनिटी होगी सबके लिए, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कैलकुलेशन करने के लिए। कभी कभी अगर आ गया आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने बात करी किस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, क्या फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, क्या सीरीज होती है। अगले स्टेप में हम लोग अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिड्यूस मास किस तरीके से इसमें वेरी करेगा, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर ये आप लोगों का चैप्टर खत्म कर देंगे। न्यूमेरिकल हमारे अच्छे खासे होंगे, तो आप जरूर देखना हमारी वीडियो को, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।